नमस्कार दोस्तों, जय श्री एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, कल हमने वीडियो लिया था, जो पिछला वीडियो था हमारे पास, जो बैटरी सेल और बैटरी का जो विद्युत अपघट्य के जो तत्वों के बारे में बताया गया था, उससे आगे हम आज चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम चलते हैं फैराडे के विद्युत अपघट्य का नियम। तो फैराडे का जो विद्युत अपघट्य का नियम कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं दोस्तों? 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो 2 नियम कौन कौन से होते हैं? जिसमें पहला नियम की अगर बात करते हैं अपन, पहले नियम हमारे पास है कि फैराडे का विद्युत अपघट्य का नियम। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है फैराडे का विद्युत चुंबकीय का नियम। ठीक है दोस्तों, कि फैराडे का विद्युत अपघट्य का नियम और फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम। तो देखते हैं दोस्तों, इसको दोनों को अलग अलग हम डिवाइड करते हैं। इसको इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूं। ये दूसरा नियम है फैराडे का विद्युत चुंबकीय का नियम। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फैराडे का विद्युत अपघट्य का नियम और फैराडे का विद्युत चुंबकीय का नियम, तो जिसमें हम दोनों ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारे पास विद्युत अपघट्य का नियम भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इन दोनों प्रकारों के बारे में हम करेंगे, इसकी डिवाइड करते हैं। इन दोनों को भी क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये है हमारे पास फैराडे का विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम और दूसरा है हमारे पास द्वितीय नियम। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फैराडे का विद्युत अपघट्य का नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। इसी प्रकार से फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। देखो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि फैराडे का विद्युत अपघट्य का नियम यह 2 प्रकार का होता है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो इसी प्रकार से फैराडे का विद्युत चुंबकीय का नियम भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। जो हमारे पास प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम और द्वितीय नियम। देखो, बात हम ये करते हैं कि हम बात इसी की कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे क्या? फैराडे का विद्युत अपघट्य का नियम। तो हम बात ही करें प्रथम नियम और द्वितीय नियमों की बात करेंगे। जो हमारे पास फैराडे का विद्युत चुंबकीय का नियम होता है, ये हमारे पास, जैसे ये प्रथम नियम हमारे पास मोटर जनरेटर में लगता है। किस में लगता है? मोटर जनित्र में। और जो द्वितीय नियम होता है हमारे पास, किस में लगता है? ट्रांसफॉर्मर में। ये ठीक है, किस में लगता है? ट्रांसफॉर्मर में। तो इन दोनों को तो अपन को पढ़ना नहीं है। अपन को पढ़ना क्या है? फैराडे का विद्युत अपघट्य का नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि फैराडे का विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम। ठीक है, विद्युत अपघट्य का नियम, फैराडे का नियम। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि फैराडे का विद्युत अपघट्य का नियम ले लो, बात वही है। विद्युत अपघट्य का नियम। ठीक है, तो इसकी पहले बात हम ये करते हैं कि इसकी परिभाषा की किस प्रकार से कार्य करेगा, किस प्रकार से नहीं करेगा। तो जैसे फैराडे का जो विद्युत अपघट्य का जो नियम होता है कि जो रासायनिक विलयन होता है, ठीक है, जैसे अगर इसकी बात करूं कि यह 1834 ईस्वी में 1834 ईस्वी में यह रासायनिक
रासायनिक विलयन या घोल का अध्ययन किया गया है, अध्ययन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम बात करते हैं कि फैराडे का विद्युत अपघट्य का नियम की अगर बात करें तो यह 1834 ईस्वी में रासायनिक विलयन का जो घोल होता है उसका अध्ययन किया गया। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि फैराडे का विद्युत अपघट्य का जो नियम है, जो रासायनिक विलयन के अंदर रासायनिक विलयन का जो अध्ययन किया गया, कौन सी ईस्वी में किया गया था? 1834 ईस्वी में इसका किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं, अब बात करते हैं प्रथम नियम की, कि हम फैराडे का जो प्रथम नियम की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रथम नियम की अगर मैं बात करता हूं, फैराडे का प्रथम या विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम, विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम। ठीक है दोस्तों, हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसको आसानी से समझो। ठीक है, जैसे अपन डिटेल बाय डिटेल से पढ़ रहे हैं, जैसे इसमें दो भाग होते हैं कि फैराडे का विद्युत अपघट्य का नियम हो गया, विद्युत चुंबकीय का नियम हो गया। ठीक है, फैराडे का दो नियम होते हैं। तो प्रथम जो विद्युत अपघट्य की हम बात कर रहे हैं कि प्रथम और द्वितीय नियमों की हम बात करेंगे, ये तो हमारे पास मोटर और जनरेटर में लागू होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हम बात करते हैं फैराडे का विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम की। ठीक है दोस्तों, फैराडे का विद्युत अपघट्य के नियम की अगर मैं बात करता हूं तो फैराडे का जो विद्युत अपघट्य का जो नियम होता है कि किसी रासायनिक, ठीक है दोस्तों, किसी रासायनिक विलयन में, किसी रासायनिक विलयन में किसी रासायनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर द्रव्यमान द्रव्यमान को एकत्रित उसमें विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा से इसको देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं फैराडे का विद्युत अपघट्य का नियम, जो हमारे पास ये 1834 ईस्वी में ये रासायनिक विलयन घोल में क्या किया गया, इसका अध्ययन किया गया है। और फैराडे का जो विद्युत अपघट्य का जो प्रथम नियम कहता है कि किसी रासायनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कोई भी विलयन है, ठीक है, जैसे हमारे पास पात्र है, उस विलयन पात्र के अंदर जो विलयन रासायनिक विलयन भरा हुआ है, उस रासायनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर द्रव्यमान को एकत्रित उसमें विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं इसको कि क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एम द्रव्यमान की बात कर रहा है यहाँ पे, तो एम समानुपाती होता है। क्यों? ठीक है दोस्तों, तो एम इधर लिख देता हूँ इसको मैं,
तो जैसे परिभाषा है उसी प्रकार से हम बात करते हैं कि किसी द्रव्यमान की बात कर रहा है, यहाँ पे द्रव्यमान के समानुपाती क्या होता है, यहाँ पे क्यों की बात करें आवेश की। ठीक है दोस्तों, तो आवेश की अगर मैं बात करता हूं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ की Q बराबर क्या होता है, IT होता है। क्या होता है दोस्तों, Q बराबर IT होता है। तो हम कह सकते हैं कि M समानुपाती IT, या मैं कह सकता हूं कि M समानुपाती कूलाम जो आवेश होता है, आवेश यानी कूलाम। ठीक है, तो M समानुपाती IT यानी कि धारा और समय के सेकंड के समानुपाती होता है। तो ये हमारे पास जो होता है हमारे प्रथम नियम के हिसाब से हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं अपन। तो जैसे मैं मानता हूं कि आपको पता है कि I बराबर, ठीक है, I बराबर Q अपॉन T होता है दोस्तों। I बराबर Q अपॉन T होता है। I बराबर Q अपॉन T। तो हम इस प्रकार से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे इसको आगे की ओर मैं बढ़ाता हूं तो जैसे एक में रासायनिक जो तुल्यांक होता है, जिसको हम रासायनिक तुल्यांक Z से इसको प्रदर्शित किया जाता है, रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक। तो मैं इस प्रकार से कह सकता हूं कि M समानुपाती ZIT। तो क्योंकि मैंने Z को भी क्या कर लिया, काउंट कर लिया है, तो Z क्या है, एक रासायनिक तुल्यांक है। तो मैं इस प्रकार से कह सकता हूं कि जैसे हमारे पास जो सूत्र होता है M बराबर, इसको पूरा निकाल के लाता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूं कि M समानुपाती क्यों, या मैं कह सकता हूं कि IT, और मैं इस प्रकार से भी इसको नोट Z को भी काउंट कर लेता हूं, जिसमें रासायनिक तुल्यांक M बराबर ZIT। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सूत्र निकल के आता है ये हमारे पास किसका हो जाएगा, द्रव्यमान यानी कि मास। तो मैं कह सकता हूं कि अगर रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, एक मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है। तो इस रासायनिक तुल्यांक यानी केमिकल इक्विवेलेंट का जो मात्रक होता है मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसी प्रकार से मैं नोट कर सकता हूं कि I बराबर धारा यानी कि एम्पियर में। ठीक है, तो I बराबर धारा, और जो हमारे पास है T क्या है यहाँ पे, समय। समय को मैं किस में नोट कर सकता हूँ, सेकंड में, सेकंड में। इसी प्रकार से Z हमारे पास है ही, Z और I और T। M क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो मात्रक ग्राम होता है। ठीक है, ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास जो पहला नियम निकल के आता है, जो फैराडे का जो विद्युत अपघट्य का जो नियम है, वो थोड़ा सा समझना है। कि बस समझने की बात ये है कि इसमें जो नोट हमारे पास जो द्रव्यमान के समानुपाती क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, तो जैसे अब Q बराबर आपको पता है कि IT होता है, तो प्रोपोर्शनली किसके समानुपाती होगा, यहाँ पे धारा और समय के समानुपाती होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको दोबारा से देख लो कि फैराडे का जो विद्युत अपघट्य का जो प्रथम नियम, किसी रासायनिक विलयन में विद्युत धारा, जैसे माना कि हमारे पास ये पात्र है, ठीक है, ये पात्र है, इस पात्र में रासायनिक विलयन भरा हुआ है। इस रासायनिक विलयन में जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके अंदर जो द्रव्यमान है, ठीक है, जो इसके अंदर जो द्रव्यमान है एकत्रित है, उस एकत्रित में विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती है। जितना अपन उसको दे रहे हैं वो प्रोपोर्शनली किसके समानुपाती होगा, द्रव्यमान के या धारा और समय के समानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट इसी में आगे हम बात करते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, तो इसका थोड़ा सा इधर और लिख लेना आप। इलेक्ट्रोडों की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, इलेक्ट्रोड दो प्रकार होते हैं हमारे पास। एक होता है एनोड, एनोड, और दूसरा होता है हमारे पास कैथोड। ठीक है, तो एनोड और कैथोड की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, धनात्मक, और ये हमारे पास होता है ऋणात्मक। ठीक है,
तो ऋणात्मक और धनात्मक की अगर बात करता हूं तो जैसे हमारे पास ऑक्सीकरण की बात करता हूं, ऑक्सीकरण, और ये करता है हमारे पास किसका, अपचयन का। ये थोड़ा सा अलग से इसमें थोड़ा समझ लेना, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण की मैं बात करता हूं तो अशुद्धि होती है, अशुद्ध पदार्थ होता है, और जो हमारे पास जो अपचयन होता है, जो हमारे पास जो कैथोड पे होता है, वो हमारे पास शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ की अगर बात करें तो अशुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ दोनों हमारे पास, इतना डिटेल से इसको समझो कि जो हमारे पास है इसको नोट करो। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसको, और थोड़ा सा अपने, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो तो अपनी कॉपी में इसको नोटबुक में उतार सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपने उतार लिया होगा। अब आगे इसको देखते हैं। तो हमने देखा था ना ये पदार्थ एनोड वाला, जो इसमें अशुद्ध जो पदार्थ है होता है, अयस्क की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अयस्क की बात कर रहा हूं। तो एक नोट डाल के और लिख लेना आप। ठीक है, नोट डाल क्या लिखोगे, नोट डाल के लिखना कि समय का जो मात्रक, समय का मात्रक, मात्रक। ठीक है, मैं यहां पे बात इसकी कर रहा हूं, जो समय हमारे पास t सेकंड है, ठीक है ना, तो इसको होगा हमारे पास इनवर्स, हर्ट्ज इनवर्स। क्यों होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है t बराबर क्या होता है, 1/f होता है, कि t क्या है यहाँ पे समय है, और f क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती है। तो मैं कह सकता हूं कि t बराबर सेकंड बराबर 1/हर्ट्ज होता है ना। तो अब बात हम किसकी कर रहे हैं, समय की बात कर रहा हूं। तो समय की क्या होगा यहाँ पे, मात्रक की अगर बात करें तो हमारे पास मात्रक क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हर्ट्ज इनवर्स निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हमारे पास दूसरा फैराडे का जो विद्युत अपघट्य का जो द्वितीय नियम की अगर बात करते हैं। ठीक है, द्वितीय नियम की अगर मैं बात करता हूं, द्वितीय नियम की अगर बात करते हैं, फैराडे का जो विद्युत अपघट्य का जो प्रथम नियम आपने पढ़ लिया है। देखो दोस्तों, अगर थोड़ा वीडियो कुछ अच्छा लगे आपको तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपका क्या बनता है, एक लाइक बनता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैराडे का विद्युत अपघट्य का दूसरा नियम। दूसरा नियम हमारे पास है फैराडे का विद्युत अपघट्य विद्युत अपघट्य का दूसरा नियम। क्योंकि हमने पहला नियम पढ़ लिया है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रथम और द्वितीय नियम ही होते हैं विद्युत अपघट्य की। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं फैराडे का विद्युत अपघट्य का दूसरा नियम। ये थोड़ा उससे अलग है, बस कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत अपघट्य का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, इसकी अगर मैं परिभाषा की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो इसकी मैं परिभाषा की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या होगी इसकी परिभाषा, यदि एक ही मान की एक ही मान की विद्युत धारा समान समय के लिए एक विभिन्न इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट
विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ ना, थोड़ा सा मैं छिप जाता हूँ, तो जो लिखा हुआ है तो मैं उतार लेना बाद में, उसको मैं थोड़ा पीछे हो जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ द्रव्यमान, सॉरी पदार्थ की जगह क्या लिखोगे आप, द्रव्यमान, मुक्त हुए द्रव्यमान यदि एक ही मान की विद्युत धारा समान समय के विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो मुक्त हुए द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा से इसको देख लो। मैं कह सकता हूं कि यदि एक ही मान की विद्युत धारा समान समय, ठीक है, जैसे माना कि मैंने एक डायग्राम बना के आपको मैं बताता हूं, जैसे डायग्राम हमारे पास ये है, तो जैसे इसकी परिभाषा बताई गई है उसी परिभाषा के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, घबराओ मत, आराम से पढ़ो इसको ध्यान से। ये इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है। इलेक्ट्रोड जो द्रव्यमान है हमारे पास इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास इसमें भी इलेक्ट्रोड हो गए, दो बताया गया ना यहाँ पे, दो इलेक्ट्रोड पर मुक्त द्रव्यमान रासायनिक तुल्यांकों की बात कर रहा है। विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हमने दो इलेक्ट्रोलाइट में अलग अलग रासायनिक विलयन भरा है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग रासायनिक विलयन क्या किया इसके अंदर भरा गया है। तो अब देखो दोस्तों, इसके अंदर रासायनिक विलयन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें मैंने भरा है CuSO4, ठीक है दोस्तों, और दूसरे में मैंने भरा है ZnSO4। तो ये हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास कौन सा हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और इसी प्रकार से इसी में भी मैं क्या कर दिया, मैंने इलेक्ट्रोड बना दिया, ये हमारे पास माइनस और ये हमारे पास प्लस हो गया। तो जैसे माना कि हमने दोनों इलेक्ट्रोड यहाँ पे माना कि Cu और यहाँ पे क्या हो गया SO4, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ZnSO4 है, तो Zn क्या है, यहाँ पे जिंक है, तो जो यहाँ पे पॉजिटिव है, और जो SO4 है जो हमारे पास क्या है नेगेटिव है। ठीक है, तो जैसे माना कि हमने यही चीज बताया गया है कि यदि एक ही मान की विद्युत धारा, क्योंकि एक ही मान के अब दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, यानी कि हम जो वोल्टामीटर दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग में क्या किया हमने, दोनों इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, अलग अलग लिया है, और दोनों में मैं विद्युत धारा प्रवाहित एक समान प्रवाहित करवाता हूं, क्योंकि दोनों विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट, दो तो विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया। अब दोनों विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या कर दिया हमने, जो विलयन था वो भर दिया। अब दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित करवाता हूं, इन दोनों में क्या करता हूं, विद्युत धारा प्रवाहित करवाता हूं। तो जो इन दोनों में मैंने क्या करवा दिया, विद्युत धारा प्रवाहित करवा दिया। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए द्रव्यमान के रासायनिक तुल्यांकों की क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी प्रकार से दोनों को इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग होने से और विद्युत धारा प्रवाहित एक समय, ठीक है, दोनों को एक साथ विद्युत धारा दी जा रही है और दोनों का इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे M1 समानुपाती है किसका, W1। ठीक है दोस्तों, M1 समानुपाती किसका है, W1। तो इसी प्रकार से जैसे होगा M2 समानुपाती होगा W2 का। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं बात कर सकता हूँ, अगर और लेना चाहे तो दो या तीन, जितना लेना चाहे उतना ले सकते हो, जैसे दो लिया हम तो दो ही लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि M1
बटे W1, ठीक है, और M2 बटे W2 दोनों हो गए। तो जैसे माना कि हमने बराबर भी इसको कर सकता हूं कि M1 बराबर W1 और M2 बराबर W2, तो दोनों हमारे पास आ गए कि ये दोनों क्या समानुपाती है, वर्क कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, M1 और M2 दो हमने पात्र लिए हैं, दोनों पात्रों में इलेक्ट्रोलाइट दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग होने से इन दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित किया है। तो जैसे प्रवाहित करने के बाद में विद्युत धारा प्रवाहित कराने के बाद में हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग होने से ये दूसरा नियम इसको प्रतिपादित करता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास फैराडे का विद्युत अपघट्य का जो दूसरा नियम था वो ये दूसरा नियम कहता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन बन सकता है कि फैराडे का जो विद्युत अपघट्य का जो दूसरा नियम है, ठीक है, फैराडे का विद्युत अपघट्य का जो दूसरा नियम है उसके हिसाब से या प्रथम नियम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो रासायनिक तुल्यांकों का जो मात्रक होता है, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि फैराडे के विद्युत अपघट्य के नियम में फैराडे के विद्युत अपघट्य में रासायनिक तुल्यांकों का मात्रक या इकाई क्या होगी। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ध्यान से समझना इसको, कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो फैराडे के विद्युत अपघट्य में रासायनिक तुल्यांक की जो इकाई होती है वो क्या होती है, कि अगर मैं आंसर की अगर बात करूं दोस्तों, आप भी इस क्वेश्चन का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो इसका आंसर क्या होगा, मात्रकहीन होगा, मात्रकहीन होगा, ठीक है। तो इसको अपने नोटबुक में उतार लो, अगर जो उतारना नहीं चाहता है तो अपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है, रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। बार बार ये चीज आ रही है कि रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। इस रासायनिक तुल्यांक को भी क्या कर लेते हैं, अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उतार लिया होगा सभी ने आपने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो दोस्तों, बार बार ये चीज आपको ध्यान आ रहा होगा कि जो हर बार एक चीज बोला जा रहा है कि रासायनिक तुल्यांक, तो इस रासायनिक तुल्यांक को भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, ठीक है। इस रासायनिक तुल्यांक के बाद में इस रासायनिक तुल्यांक जितने भी है ना, उनको आप एक सारणी के रूप में इसको नोट, जिसकी डाटा है फिक्स है, हर बार क्वेश्चन में हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको हम पढ़ लेंगे सारणी के रूप में, ठीक है। रासायनिक तुल्यांक जो हम बोलते हैं कि केमिकल इक्विवेलेंट, तो रासायनिक तुल्यांक की अगर मैं परिभाषा की अगर बात करूं, तो इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूं, किसी भी तत्व के किसी भी तत्व के अनुसार वह भाग, किसी भी तत्व के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग, जो हाइड्रोजन के एक भाग के द्रव्यमान को, ऐसे लिख लो, के द्रव्यमान की जो हमारे पास जो रासायनिक तुल्यांक होता है 1.008,
ठीक है, के द्रव्यमान 1.008 से मुक्त या संयुक्त होता है, से मुक्त या संयुक्त होता है रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो इसी प्रकार से हम रासायनिक तुल्यांक की बात करते हैं तो ये हमारे पास इसकी परिभाषा होगी। ठीक है, किसी भी तत्व के अनुसार वह भाग, किसी भी तत्व के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग के द्रव्यमान, ठीक है, हाइड्रोजन का एक भाग की बात कर रहा है यहाँ पे, द्रव्यमान 1.008 से मुक्त या संयुक्त होता है, वह रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वह रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो रासायनिक तुल्यांक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, इसका जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है, सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। तो सूत्र हमारे पास, अगर मैं इसको लिखूं, रासायनिक तुल्यांक बराबर, रासायनिक तुल्यांक बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास इस रासायनिक तुल्यांक की अगर परिभाषा की और इसका सूत्र की बात करें तो इसका जो परमाणु रासायनिक तुल्यांक को हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें आप, C बराबर, परमाणु भार को हम क्या कह सकते हैं कि एटॉमिक, ठीक है, जो वैलेंसी, ठीक है, तो जो हमारे पास एटॉमिक परमाणु भार बटे वैलेंसी यानी कि रासायनिक तुल्यांक। अगर इसके एक मैं आपको दोबारा से इसका रिपीट करवा देता हूं, तो इसकी रासायनिक तुल्यांक के अगर सूत्र इकाई की बात करें, रासायनिक तुल्यांक की इकाई की बात करें तो आपने देखा होगा, सभी ने पढ़ा भी होगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये क्या होता है, एक मात्रकहीन होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या होगा, रासायनिक तुल्यांक, क्योंकि हर जो परमाणु, जो फैराडे का जो विद्युत अपघट्य का जो प्रथम और जो द्वितीय नियम था, उन दोनों में आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, तो रासायनिक तुल्यांक ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं रासायनिक तुल्यांक जितने अपने पास जो डाटा है, उन डाटों की अपने एक सारणी के रूप में इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट इसको ले लो। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो रासायनिक जो तुल्यांक है, उसके जो डाटा है, उसके सारणी के रूप में इसको हम नोट करते हैं, क्योंकि जो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से तत्व के कौन सी रासायनिक जो तुल्यांक होता है, संयोजकता होती है। ठीक है, तो हम रासायनिक तुल्यांक की बात कर रहे हैं। रासायनिक तुल्यांक परमाणु भार व संयोजकता की सारणी। ठीक है दोस्तों, अब इस सारणी को ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें से हर बार क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास रासायनिक तुल्यांक की जो परमाणु जो सारणी थी, संयोजकता की सारणी, ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास जो मोस्ट हमने नोट कर दिए हैं, तो उस मोस्ट में जो ज्यादा कर आते हैं हमारे पास, चांदी का पूछा जाता है, सोने का और जस्ते का और एल्यूमिनियम का विशेषकर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारणी हमारे पास पूरी की पूरी ऐसे कैसे उतरी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की और एक न्यूमेरिकल सवाल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास रासायनिक तुल्यांक था, उस रासायनिक तुल्यांक के अकॉर्डिंग एक रासायनिक तुल्यांक हम सवाल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन,
यदि 200 सेकंड समय में 0.5 एम्पियर डीसी सप्लाई के द्वारा वोल्टामीटर में कैथोड पर 111.81 मिलीग्राम, ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास परमाणु भार है 111.81 मिलीग्राम चांदी एकत्रित की जाती है तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होगा। ठीक है, तो पहले जो चीज दी हुई है उसको आप क्या कर लेते हैं, उसको नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास है जेड दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है और एम है और आई है और टी है। ये चीज नोट करनी है अपन को सबसे पहले। तो हमारे पास अगर जेड की अगर मैं बात करूं तो जेड हमारे पास कितना है, जेड है हमारे पास 111.81 मिलीग्राम। ठीक है, और अगर मैं द्रव्यमान की अगर बात करूं, धारा हमारे पास 0.5 एम्पियर और टी हमारे पास समय है 200 सेकंड। ठीक है, तो सॉरी अपन को जेड तो निकालना ही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, द्रव्यमान है, हमारे पास कितना है 111.81 मिलीग्राम। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, द्रव्यमान है। तो अपन को जेड तो ज्ञात करना ही है क्योंकि रासायनिक तुल्यांक दिया हुआ है ना, तो रासायनिक तुल्यांक अपन क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसे अपने पास सूत्र क्या होता है, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जेड बराबर एम अपॉन आई टी होता है। ठीक है ना, तो जैसे हमने पढ़ा था कि एम बराबर जेड आई टी, ये हमारे पास एक फॉर्मूला था। तो इस जेड को अपन आगे करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम बराबर आई टी। तो हमारे पास ये सूत्र निकल के आता है, तो हमने ये सूत्र नोट कर लिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस सूत्र में रखते हैं इस सवाल क्वेश्चन को। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है कि m कितना दिया हुआ है, हमारे पास द्रव्यमान कितना है 111.81, तो जैसे मिलीग्राम दिया हुआ है तो मिली और किलो की बात आपको पता होगा कि मिली बराबर 10 की पावर -3 होता है और किलो की मैं बात करूं 10 की पावर 3 होता है। ठीक है, तो जैसे माना कि इसमें मैंने रख दिया 10 की पावर -3, तो हमारे पास m हो गया। तो इसी प्रकार से मैं आई धारा कितनी दी हुई है अपने पास 0.5 एम्पियर गुणा टी, हमारे पास समय कितना है 200 सेकंड। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं बात करता हूं, तो इसको पॉइंट को हटा लेते हैं, तो यहाँ पे अपन 10 रख देते हैं। ठीक है, तो इसको पॉइंट को क्या कर दिया हमने, हटा दिया है। ठीक है, इस पॉइंट को भी मैं क्या कर लेता हूं, हटा लेता हूं, तो गुणे में क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाता है कि 111/3 × 10 बटे 5 गुणा 200 × 100। ठीक है, तो अब इस सवाल को अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो जैसे जितना कट रहा है उसको तो काट दो आप। ठीक है, तो जैसे माना कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो जैसे 100। ठीक है, तो अब इसको आगे की ओर करते हैं, आगे की ओर देखते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर इसको सोल्व करते हैं। तो जैसे मान लिया कि इसको हमने काट दिया यहाँ पे, तो जैसे काटा है तो हमारे पास जो संख्या आई है क्या 11181 × 10 की पावर -3। ठीक है, 10 की पावर -3 और हमारे पास ये 100 × 100। ठीक है, तो अब 100 × 100 है तो हमारे पास संख्या हो जाएगी 181 गुणा 10 की पावर -3 और 100 को 100 से गुणा करेंगे तो इसको 4 0 हो जाएगी, 10,000 इसका हो जाएगा। ठीक है, 10,000 हमारे पास आ गए। तो मैं इस 10,000 को सोल्व करने के लिए क्या करूंगा कि जो हमारे पास 4 0 से 1 2 3 4, तो मैं इसको सोल्व करता हूं कि इसको पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, 4 0 को हटा के पॉइंट लगा देते हैं, तो 1.1181 × 10 की पावर -3, तो हमारे पास ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अगर मैं इसकी इकाई की अगर बात करूं तो इकाई क्या होगा, ग्राम प्रति कूलाम इनवर्स। ठीक है, प्रति कूलाम यानी। ठीक है, तो ग्राम प्रति कूलाम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का एक क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल का हो गया। इसका आपने एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है,